आखिर आज वो रात आ ही गई जिसका मुझे कब से इंतजार था। तुम बस मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं कभी तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं सकता। अगर तुम कभी मुझसे दूर हुई तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। पागल हो गए हो क्या? फिर दोबारा ऐसा मत कहना। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ये सोचा है कभी? सुरेखा अपने बड़े बेटे विपिन की शादी मोहना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से करवा देती है। मोहना देखने में जो जितनी सुंदर थी उतनी ही सुंदर थे उसके गुण। वो बहुत ही संस्कारी थी। एक गुणी बहू की तरह उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। ऐसी एक सुबह जब सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं तभी सुरेखा बोलती है, बहू सुन, शक्ति वापस घर आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी कर कर। एग्जाम की वजह से वो शादी में नहीं आ पाया था, तो अपने देवर के आने की अच्छे से तैयारी कर लेना। जी माँ जी, जैसा आप कहें मैं सब कर दूंगी। बस आप मुझे ये बता दो कि देवर जी को खाने में क्या पसंद है, मैं वही बना दूंगी। अरे मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। और हाँ, शाम को ऑफिस से आते हुए मैं छोटे को साथ ले आऊंगा। बातें और नाश्ता करने के बाद विपिन ऑफिस के लिए निकल जाता है और मोहना शक्ति के आने की तैयारियों में लग जाती है। शाम होती है और विपिन शक्ति के साथ घर आता है। शक्ति सुरेखा के पैर छूता और सुरेखा उसका माथा चूमते हुए कहती है, मेरा बच्चा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। माँ को तो जैसे भूल ही गया था। इतना प्यार हो गया है क्या तुझे अपने किताबों से? सुरेखा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मोहना आ जाती है। शक्ति उसकी खूबसूरती देखकर उसे बस देखता ही रह जाता है। तभी वो उसके पास आकर कहती है, कैसे हैं आप देवर जी? आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रास्ते का तो पता नहीं भाभी, लेकिन दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों जी, क्या हुआ? अरे भाभी, आपकी शादी में जो नहीं आ सका इसलिए कह रहा हूँ। वैसे ना भाभी, आप बहुत सुंदर हो। पहले मिलती ना तो मैं आपसे शादी कर लेता। अरे बहू, शक्ति की मजाक करने की आदत है, इसकी बातों को दिल पर मत लेना। भाभी, आप ना सीधा दिल पे लो, क्योंकि जैसे साली आधी घरवाली होती है तो भाभी भी तो आधी घरवाली हुई ना। हाँ? ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ शक्ति बस मोहना को ही देखता रहता है और गलती से रोटी के साथ साथ वो अपनी उंगली को भी काट लेता है और जोर से चिल्लाता है, अरे लग गई रे दादा। अरे बेटा, क्या हुआ? माँ, वो भाभी के हाथ का खाना इतना टेस्टी है ना कि खाने के साथ उंगली चबा ली मैंने। अरे छोटे, संभाल कर खा, जरा दिखाइयो, ज्यादा तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं भैया, ठीक है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शक्ति का मोहना की तरफ आकर्षण बढ़ता जाता है। वो जब भी उसके सामने आती थी वो सारी चीजें भूलकर बस उसे ही देखता रहता। ऐसी ही एक शाम मौसम खराब होने की वजह से तेज हवा चल रही होती है। मोहना जल्दी से छत पर कपड़े उतारने के लिए जाती है। वो कपड़े उतार ही रही होती है कि तेज हवा से उसके खुले बाल हवा में लहराने लगते हैं और उसके चेहरे पर आने लगते हैं। तभी वहाँ पर शक्ति आ जाता है और मोहना को देखकर मन ही मन में सोचता है, कितनी खुशनसीबी है आपकी जुल्फों की जो आपके चेहरे को छू पा रही है। कितना हसीन है ये शाम जिसमें मैं आपको देख पा रहा हूँ। अरे भाभी, लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे कोई नहीं देवर जी, मैं कर लूंगी। अब भाभी प्लीज ना, लाइए ना, मैं करता हूँ ना आपकी मदद, मुझे अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो मोहना के हाथों से कपड़े ले लेता है और मोहना अपने बालों को संवारने लगती है। तभी शक्ति कपड़ों को हाथों से नीचे गिराकर मोहना के बाल संवारने लगता है। मोहना को उसका ये स्पर्श थोड़ा अलग पर अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगते हैं और तभी जोर की बिजली कड़कती है और मोहना एकदम से पीछे हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, ये सब क्या था? ये मैं क्या करने वाली थी? ये कैसा एहसास था? क्या हो गया था मुझे? ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शक्ति और मोहना के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसी एक दिन विपिन ऑफिस गया होता है और सुरेखा अपनी सहेली के घर पर गई होती है। तभी मोहना रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही होती है और वहाँ पर शक्ति आ जाता है, जिसके बाद वो मोहना को पीछे से हक करके उसके साथ आटा गूंथने लगता है। तभी मोहना बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी जान की मदद कर रहा हूँ। अरे मैं ये सब कर लूंगी, आप आराम से बैठिए। जान छोड़ो ना ये सब, कितनी मुश्किलों के बाद हमें समय मिलता है साथ में बिताने को, और तुम हो कि काम में लग जाती हो। कैसी बात कर रहे हैं आप? खाना नहीं खाना है क्या आपको? जान, खाने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर खा जाऊंगा। इतना कहकर शक्ति मोहना को अपने बाहों में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है।
इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताते हैं। वक्त बीतता जाता है और ऐसे ही घर वालों की नजरों से छुप छुप कर शक्ति और मोहना एक दूसरे से मिलते रहते। एक रात शक्ति रसोई से पानी पीकर अपने कमरे की तरफ वापस जा ही रहा होता है, तभी उसे मोहना के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो दबे पांव उसके कमरे की तरफ बढ़ता है और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगता है और वो देखता है कि विपिन और मोहना एक दूसरे को हक कर रहे हैं। और विपिन बोलता है, मैं क्या कह रहा था, अब हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तुम राजी हो अभी? जी मैं तैयार हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर में अब नन्ही नन्ही किलकारियाँ गूंजे। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं और ये सब देखकर और सुनकर शक्ति के तन बदन में आग लग जाती है। और अगली सुबह वो नाश्ता करने के लिए सबके साथ नहीं बैठता और ना ही अपने कमरे से बाहर निकलता। ये सब देखकर मोहना को उसकी चिंता होने लगती है और मौका देखकर वो उसके कमरे में जाती है और उससे बोलती है, क्या बात है, आप नीचे नहीं आए आज? और ये कमरे का सामान इतना फैला क्यों है? आप ठीक तो है ना? कल तुम भाई से क्या कह रही थी? हाँ, कि तुम भाई के बच्चे की माँ बनना चाहती हो, इस घर में वारिस लाना चाहती हो। आपने छुपकर हम पति पत्नी की बातें सुन ली। हाँ सुनी, मैंने सारी बातें सुनी। कैसे हंस हंस के बातें कर रही थी तुम मुझसे। तुम मेरी एक बात याद रखना, तुम बस मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। अगर कोई बीच में आया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगा। पागल हो गए हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो पति है मेरे। भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर समाज की नजरों में मैं उनकी पत्नी हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा ये पागलपन देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे ये रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए। आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं। इतना कहकर मोहना वहाँ से चली जाती है, पर शक्ति के दिल में उसे हासिल करने की आग लग जाती है और अब वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, जिसके चलते वो खाना पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और एक शाम वो एक खत लिखकर मोहना को दे देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। मोहना कुछ देर बाद खत पढ़ती है, जिस पर लिखा होता है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नीचे लिखे पते पे ना रात को पहुंच जाना, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना। ये पढ़कर मोहना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो रात को सबसे छुपते छुपाते शक्ति की बताई हुई जगह पर जाती है और उसके गले लग जाती है। तब शक्ति बोलता है, आखिर आज वो रात आ ही गई जिसका मुझे कब से इंतजार था। तुम बस मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैं कभी तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं सकता। अगर तुम कभी मुझसे दूर हुई तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। पागल हो गए हो क्या? फिर दोबारा ऐसा मत कहना। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ये सोचा है कभी? तभी वहाँ पर विपिन और सुलेखा आ जाते हैं और विपिन मोहना और शक्ति को जोरदार तमाचा लगाता है और उनसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? जिस खत को पढ़कर तुम यहाँ आई हो वो खत मैंने और मेरी माँ ने पहले ही पढ़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा खुद का भाई और मेरी बीवी इतनी नीच हरकत कर सकते हैं। अरे भाभी आधी घरवाली नहीं होती, माँ समान होती है, पर तुम लोगों ने इस रिश्ते का अपमान किया है। अरे मैं कभी भी अपनी बहू बेटे की तारीफ करती नहीं थकती थी, पर तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से ये आजकल किसी रिश्ते का कोई धर्म मान नहीं है। आज के बाद दोनों मेरे घर में कभी अपने कदम भी मत रख देना। इस तरह शक्ति और मोहना के रिश्ते का सच सबके सामने आ जाता है। वो दोनों घर वालों से माफी मांगते हैं, लेकिन सुरेखा और विपिन उन्हें माफ नहीं करते और दोनों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से और घर से रफा दफा कर देते हैं। अंजू और लता ननद भाभी थी। ये दोनों ही अपने ससुराल में बहुत खुशी से रहती थी। एक दिन अंजू ने अपने मायके फोन किया और अपनी माँ परमजीत को बोलती है, हेलो। अरे हाँ अंजू बेटी, कैसी हो तुम? हाँ माँ, मैं अच्छी हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? हाँ मैं भी अच्छी हूँ। और घर में सब कैसे हैं वहाँ? सब ठीक है माँ, आप बताओ। यहाँ भी सब ठीक है। आज बहुत दिन पर याद आई तुझे अपनी माँ की। अरे माँ, घर आ रही हूँ आपके पास, यही बताने के लिए कॉल किया था। अरे ऐसे अचानक क्यों? कोई बात हुई है क्या? अरे माँ, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी वाली बात है। मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो आपसे मिलने का मन कर रहा था। सच? ये तो बहुत अच्छी बात बताई तूने। चल जल्दी आजा, मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशखबरी सबको देती हूँ। इस तरह अंजू के गर्भवती होने की खबर परमजीत सबको देती है। अब अंजू अपने मायके आ गई थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण वो बहुत नखरे दिखाती थी। एक दिन अंजू अपनी भाभी लता से कहती है, भाभी क्या कर रही हो आप अभी? कुछ नहीं, बस अभी ही घर के काम खत्म कर फ्री हुई हूँ। कोई काम था क्या मुझसे? भाभी,
मेरा ना आज वो डेली वाले दाल चावल रोटी सब्जी ये खाने का मन नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए कुछ स्पेशल सा बना देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या खाओगी तुम? क्या खाऊंगी, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे। अरे अंजू, बस इतनी सी बात बता दो, कैसा स्वाद खाने का मन है तुम्हारा, बाकी तो मैं खुद ही बना दूंगी। कैसा स्वाद मतलब भाभी? अरे स्वाद मतलब खट्टा मीठा तीखा, कैसा खाना चाहोगी? थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा मीठा। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। ठीक है भाभी, जल्दी लेकर आना। लेकिन आप बनाओगी क्या? मैं बनाऊंगी थोड़ी तीखी आलू टिक्की और खट्टी मीठी इमली की चटनी। अरे वाह भाभी, आपने क्या डिश बताई है, मेरे तो मुंह में सुनकर ही पानी आ रहा है। जल्दी से बना कर ले आओ। हाँ हाँ लाती हूँ। थोड़ी देर में लता अंजू के लिए टिक्की बना कर लाती है और उसको देकर बोलती है, लो अंजू, खा लो तुम अपनी तीखी टिक्की और खट्टी मीठी चटनी, लेकिन ज्यादा मत खाना क्योंकि फिर पेट में दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है भाभी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। आप भी खाओ ना। अरे नहीं, मैंने खा लिया था खाना, तुम खाओ। ऐसे ही अंजू लता को कुछ न कुछ नखरे दिखाती थी और उसे काम में लगाए रखती थी, लेकिन लता उसे कुछ भी नहीं कहती थी। अंजू के सारे नखरे चुपचाप ही सह लेती थी। तभी एक दिन लता की सास और अंजू की माँ परमजीत लता से कहती है, अरे लता बहू, एक बात तो बता मुझे जरा। क्या माँ जी, कहिए ना। तुम्हें अंजू का ऐसा बर्ताव अच्छा लगता है क्या, जो तुम उसकी हर बात मान लेती हो? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं ननद जी के हालात को समझ सकती हूँ। ऐसे समय में बहुत बदलाव होते हैं, तो बस इसलिए मैं उनकी सब बातें मान लेती हूँ। अरे हाँ बहू, मैं समझती हूँ इस बात को तो कि वो गर्भवती है, उसका स्वभाव बदल जाता है, लेकिन बहू ये कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाने लगी है तुझको। कोई बात नहीं माँ जी, वो जानबूझकर ऐसा थोड़ी करेंगी, बल्कि ऐसे समय में हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उनके हालातों को। बोल तो तुम भी सही रही हो, लेकिन ऐसा न हो जाए कि तुम्हारे इस अच्छे स्वभाव की वजह से उसके नखरे दिखाने की आदत बढ़ जाए। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। परमजीत ने लता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो अपने अच्छे स्वभाव के चलते कुछ भी समझ नहीं सकी कि उसकी सास किस बारे में समझाना चाहती है। एक दिन ऐसे ही लता का पति ललित अपनी बहन अंजू से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? अगर तुम गर्भवती हो तो क्या तुम किसी और को कुछ नहीं समझोगी? क्यों भैया, क्या हो गया? आपकी बीवी से जरा काम क्या करवा लिया, आपको इतनी तकलीफ हो गई? अरे पागल, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और न ही तुम्हारी भाभी को कोई तकलीफ हुई। तकलीफ तो तुम्हें हो रही होगी ना यहाँ रहने में। मुझे? लेकिन क्यों? मैंने ऐसा कब बोला आपसे या किसी और से? तो फिर माँ तुम्हारा सामान क्यों बांध रही थी? क्या माँ मेरा सामान बांध रही थी? कब और क्यों? आप सच कह रहे हैं भैया? हाँ हाँ मेरी बहन, मैं सच बोल रहा हूँ। अभी ही देख कर आया हूँ माँ को तुम्हारे कमरे में। अच्छा भैया, अगर ऐसा है तो हम दोनों चलकर ही माँ से पूछ लेते हैं कि बात क्या है। हाँ सही कहती हो तुम, चलो फिर। अंजू और ललित परमजीत के पास आकर पूछते हैं, तो परमजीत उन दोनों को बोलती है, मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है माँ, बोलो। हाँ माँ बोलो, सुन रही हूँ। ये बात सिर्फ तुम दोनों के लिए ही है। अच्छा माँ बोलो भी। तुम दोनों ने आज तक लता के साथ जो बर्ताव किया है, क्या वो सही था? वो तो उसका ही अच्छा स्वभाव है, नहीं तो उसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो वो अब तक तुम्हें अलग कर चुकी होती। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अब मैंने भाभी से जरा सा काम क्या करवा लिया, उन्होंने आपसे शिकायत कर दी। अरे उसने मुझे कुछ नहीं कहा, वो तो मैंने ही उसे देखा है, दिन रात लगी रहती है बस वो। अरे माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो बहू है ना इस घर की, काम करना उनका परम धर्म है, और मैंने काम करवा लिया तो क्या ही हो गया बताओ? बेटी थोड़ी ना है वो जो मेरी नकल करेगी। अरे तो तुम भी तो किसी के घर की बहू हो, तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाए तो तुम्हारे ससुराल में तुम्हें कैसा लगेगा? अब बोलो। माँ तुम भी ना क्या बातें लेकर बैठी हो? लता ने कुछ कहा क्या इस बारे में आपसे? अरे नहीं, वो क्या बोलेगी, मैंने ही सोचा था कि उसको समझाऊं कि वो नखरे ना झेले, पर वो तो कहने लगी मेरी प्यारी ननद गर्भवती है, तो ऐसे में तो हमको उसको समझना ही होगा, और कौन समझेगा? फिर आप क्यों चिंता कर रही हो माँ? जब वो ठीक है तो सब ठीक होगा। ललित की इस बात पर परमजीत थोड़ा गुस्से से बोलती है, अरे लेकिन तुम दोनों तो ठीक हो ना, जब देखो उसके साथ गैरों वाला बर्ताव करते रहते हो, आखिर वो भी तो इंसान है ना, सुधर जाओ तुम दोनों। मगर माँ मेरा तो पता है, लेकिन भैया ने ऐसा क्या किया जो बार बार हम दोनों को डांट लगा रही हो? अरे हाँ माँ, मेरा क्या कसूर है इसमें? ये तो इन दोनों ननद भाभी का आपसी मामला है ना। तुम कम हो क्या? अंजू तो अब नखरे दिखाने लगी है जब वो गर्भवती है, लेकिन तुम तो हमेशा से ही लता को तंग करते आए हो। अब मैंने क्या किया जो मुझ पर गुस्सा हो रही हो माँ?
क्यों? जब से शादी हुई है तुम्हारी, तुमने उसे कितना समय दे दिया? बोलो जरा। हमेशा मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो अपनी जिम्मेदारी को। अरे उसकी खुशी और उसकी जरूरतों का ख्याल भी तो तुमको ही रखना है। हाँ माँ, ये तो सही कहा आपने। मैं अपने काम के चलते लता और आपकी भी खुशियों का ध्यान नहीं रख सका। उसके लिए मैं आपसे और लता से माफी मांगता हूँ। ये तो मेरी बहू है जो अब तक सब बर्दाश्त कर रही है। बेटी होती तो अभी तक अपने पति से लड़ाई करके मायके बैठी होती। समझे तुम दोनों? हाँ माँ, मुझे समझ आ गया। अब मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा और आपको या आपकी बहू को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माँ मैं भी समझ गई, पर मैं नखरे दिखाना नहीं छोड़ सकती, बिकॉज यू नो ना आई एम प्रेग्नेंट। इस तरह से परमजीत ने अपने दोनों बच्चों को इंसानियत और रिश्तों की महत्वता के बारे में समझाया। इतने में लता भी घर वापस आती है। तभी अंजू बोलती है, भाभी आप कहाँ गई थी मुझे छोड़कर? मैं तो मार्केट गई थी। ऐसी हालत में आपको लेकर नहीं जा सकती थी साथ, इसलिए अकेले ही चली गई। कोई बात नहीं, पर आप मेरे लिए कुछ लाई? कुछ समझ ही नहीं आया क्या लेकर आऊँ आपके लिए मार्केट से। पर कुछ तो लाना था ना, कुछ खाने को ही ले आती। अरे हाँ, वो तो मैं ले ही आई। आपकी खट्टी मीठी चटनी और तीखी टिक्की। लो फिर से शुरू हो गए इसके नखरे। ये कभी नहीं सुधरेगी। क्यों सुधरे माँ जी? गर्भवती ननद तो ऐसे ही होगी ना। लता की सहजता और परमजीत की समझदारी के चलते ही अब परिवार खुशी से रहने लगा और माँ की चिंता भी दूर हो गई। और इसी तरह से गर्भवती ननद के नखरे भी उसकी प्यारी भाभी ने बिना किसी नोक झोंक के पूरे किए। कार्तिक अपने 2 भाइयों और पिता के साथ रहा करता था। उसकी माँ का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी नहीं की और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उसके दोनों भाई ने भी आजीवन शादी ना करने का वचन ले लिया। लेकिन कार्तिक कंचन नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसे पता था उसके भाई और पिता कभी उसकी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए वो कंचन से भागकर मंदिर में शादी कर लेता है। जिसके बाद वो कंचन के साथ अपने घर आता है, जिसे देखकर उसके दोनों भाई और पिता कहते हैं, कार्तिक ये सब क्या है? तूने शादी कर ली, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें बताए बिना ये कदम उठाने की? कार्तिक तुझे शर्म नहीं आई? अभी तक तेरा बड़ा भाई कुंवारा है और तूने शादी कर ली। हम तीनों भाइयों ने एक साथ ये कसम खाई थी ना कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, तो तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने अपनी मरी हुई माँ की झूठी कसम खाई। कार्तिक भैया, रोहन भैया सही कह रहे हैं। आप शादी कैसे कर सकते हो पापा और भैया को बिना बताए? हो गया आप सबका या कोई और भी बाकी है बोलने के लिए? एक एक करके इतने सारे सवाल कर रहे हो आप घुमा फिरा कर। आपको दिख रहा है कि मैंने शादी कर ली है। अब तक मैं आपकी वजह से कुंवारा रहता था। अरे मेरी भी जिंदगी है। और भैया आप जिंदगी भर कुंवारे रहने की कसम खाई थी ना आपने, तो मैंने नहीं। और मैं कंचन से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए हमने शादी कर ली। अरे खुदगर्ज शादी करने से पहले एक बार हमारी भी सोच लेता। अरे हम पे क्या बीतेगी? अरे तूने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? पिताजी क्या बताता आपको कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, और आप खुशी खुशी कहते कि हाँ बेटा क्यों नहीं, जैसे तेरी मर्जी, उससे ही शादी कर ले तू। लेकिन भैया एक बार तो आपको बताना चाहिए था ना। क्या पता पिताजी और भैया आपकी शादी के बारे में सोचते, लेकिन आपने तो जल्दबाजी कर दी और किसी को कुछ बताया भी नहीं। पिताजी आप देख क्या रहे हैं? घर से बाहर निकालो इसे। इसने पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटा कर रख दी है। रुको, सही कहा। जिंदगी भर कुंवारे रहने की कसम तुम लोगों ने खाई थी। हमें कोई हक नहीं कि हम किसी और पर अपनी जिम्मेदारी थोपें। इसे जो करना है करने दो। सब अपना अपना काम करो, जाओ। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कार्तिक भी कंचन को अपने कमरे में ले जाता है, जहां वो अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था। कुछ देर में बंटी उस कमरे में आता है और कार्तिक से कहता है, जो भी हो भाई, भाभी बहुत सुंदर है। और भाभी वेलकम, हमारे घर में आपका स्वागत है। अरे वाह, अभी तो तू बाहर बहुत ड्रामा कर रहा था, अब इतनी जल्दी कैसे बदल गया? अरे भैया, बड़े भैया के सामने थोड़ा सा ड्रामा तो करना ही पड़ता है ना, वरना उन्हें शक हो जाता कि मैं भी आपकी तरफ हूँ। कार्तिक, लगता है तुम्हारा भाई बहुत समझदार और अच्छा भी है। हाँ भाभी, आपने सही कहा। और हाँ, कोई आपको पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। हमेशा मैं यही चाहता था कि मेरी भी एक भाभी हो जो हमारे घर आए, हमारे घर को संभाले, और आखिरकार मेरी ये विश पूरी हो गई। अब तो हमें अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। क्यों नहीं देवर जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी और मैं जानती हूँ कि आपको और पापा जी को भी खाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा बंटी, ये बता तू यहाँ क्यों आया है? कुछ काम था क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था।
मैं यहाँ पे सामान लेने आया था अपना। अब मैं यहाँ पर भाभी और आपके साथ तो रह नहीं सकता। इतना कहकर अब बंटी अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह कंचन सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी वहाँ पर कार्तिक का बड़ा भाई रोहन आ जाता है और कंचन को देखकर किचन में रोहन कहता है, ए लड़की, तू हमारी रसोई में क्या कर रही है? तुझे यहाँ आने किसने दिया? जेठ जी, ये मेरा ससुराल है और ये किचन मेरा भी तो है, इसलिए मैं आप सभी के लिए खाना बना रही थी। क्या कहा? खाना बना रही है? लेकिन हमें किसी और औरत के हाथों का खाना नहीं पसंद है, तो तुम यहाँ से जाओ। जेठ जी, माना कि सासू माँ के जाने के बाद खाना पीना सब कुछ आपने और ससुर जी ने ही संभाला होगा, लेकिन अब इस बिन सास के ससुराल में एक बहू आ गई है और अब सब काम की जिम्मेदारी मेरी है, तो अब आप सब आराम कीजिए। मुझे तुम्हारी ये सब बकवास नहीं सुननी है, जाओ यहाँ से, मैं खुद बना लूंगा खाना। रोहन की आवाज सुनकर वहाँ पर रमेश आता है, जो रोहन को गुस्सा करते हुए देखकर कहता है, रोहन, बहू को अपना काम करने दो, वो सही कह रही है। अब ये इसका घर है। अरे अपनी जिम्मेदारियां अब बहू को ही उठानी पड़ेंगी। लेकिन पापा, आप ये सब कैसे कह सकते हैं? हमेशा तो आप सबके लिए मैं ही खाना बनाता हूँ, फिर आप एक दूसरी लड़की को ये सब कैसे करने दे सकते हैं? अरे जितना कहा है उतना करो, समझ नहीं आता तुम्हें? ठीक है पापा। इतना कहकर अब रोहन वहाँ से चले जाता है और कंचन सारा काम खुद करती है और सबके लिए खाना भी बनाती है। यूं ही कुछ समय और बीत जाता है, लेकिन फिर भी कार्तिक के घर में सभी लोग उसे पूरी तरह से नहीं अपनाते। एक दिन रोहन को बहुत तेज बुखार आ रहा था और वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। सभी नीचे बैठकर खाना खा रहे थे, तभी बंटी कहता है, क्या बात है पापा, अभी तक रोहन भैया नीचे नहीं आए और इतनी देर तक वो कभी अपने कमरे में नहीं रहते। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है, अभी तक नहीं आया वो नीचे। मैं देख कर आता हूँ। नहीं पापा जी, आप खाना खाइए, मैं देख कर आती हूँ जेठ जी को। इतना कहकर अब कंचन रोहन के कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि रोहन अपने बेड पर बीमार पड़ा हुआ है। ये देखकर कंचन परेशान हो जाती है और कहती है, हाय राम, ये आपको क्या हुआ? आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को मत बुलाओ, वरना सब परेशान हो जाएंगे। अब मैं क्या करूँ? अगर बुखार नहीं उतरा तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी आपकी जेठ जी। इतना कहकर अब कंचन जल्दी से बर्तन में पानी लेकर आती है और उसमें एक कपड़े को भिगोकर रोहन के सर पर रखती है। साथ ही साथ कंचन रोहन का बहुत ध्यान भी रखती है, उसके लिए बहुत सादा खाना बना कर लाती है। ये सब देखकर रोहन को अपना बचपन याद आ जाता है और वो कुछ देर बाद ठीक हो जाता है और कंचन से कहता है, कंचन, तुम्हें पता है, जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी माँ भी मेरे बीमार होने पर मुझे संभाला करती थी, और आज जब तुमने मेरी वैसे ही सेवा की जैसे कभी मेरी माँ किया करती थी, अब मुझे एहसास हो रहा है कि घर में एक औरत जैसे माँ, बेटी, बहू, सास का होना बहुत जरूरी है। औरत के बिना घर बिल्कुल अधूरा होता है, ये मुझे अब समझ आ गया है। ये तो अच्छी बात है जेठ जी, मुझे भी मेरे बिन सास ससुराल में थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। अगर घर में एक और औरत होती तो मन लगा रहता। अब सब तो बाहर चले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ घर में। हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। अब ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली शाम बंटी किसी लड़की से फोन पर बात करते हुए परेशान था। ये देखकर रोहन उससे कहता है, क्या बात है बंटी, तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं भैया, वो एक दोस्त का कॉल था, वो थोड़ा परेशान था ना। वो दोस्त कोई लड़की है क्या? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अब बंटी अपने भाई को उस लड़की के बारे में बताता है जिससे वो प्यार करता था और शादी करना चाहता था। उसे लगता है ये सुनकर उसका भाई कुछ कहेगा, लेकिन रोहन उससे कहता है, तो बता, कब शादी कर रहा है उस लड़की से? क्या कहा भैया? शादी? लेकिन आप तो शादी के खिलाफ है ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई अब शादी कर ले। रोहन के बदले व्यवहार को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और आखिर में रोहन अपने भाई की शादी करवा देता है। ये देखकर कंचन भी बहुत खुश होती है कि अब उसकी सास बिना ससुराल में देवरानी भी आ गई है और अब उसके साथ वो हर काम में उसका हाथ बटाया करेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।